नमस्कार, हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए हिमाचल की खास खबरों की ओर रुख करते हैं। अगर कांग्रेस सरकार जनहित में निर्णय नहीं लेगी तो हम पूरी ताकत के साथ निर्णय का विरोध करेंगे। प्रदेश के विकास के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, यह कहना है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कार्यालय में अपना कार्यभार संभाला। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप विशेष तौर पर जो है वो उपस्थित भी रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार की शुरुआत अच्छी नहीं रही, ऐसी हमें अपेक्षा जो है वो नहीं थी। जिस प्रकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सहजता और सरलता के बारे में चर्चा होती थी, पर जो काम उनकी सरकार ने किए वो उनके व्यवहार के विपरीत हैं। पूरे प्रदेश में कार्यालयों को बंद किया गया, जो कि प्रदेश हित में नहीं है। तो लगातार इन चीजों को लेकर जयराम ठाकुर जो हैं वो प्रहार करते रहे। उन्होंने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। लेकिन अगर निर्णय जनहित में नहीं होंगे तो निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी हम पूरी क्षमता के साथ जो है उन निर्णयों का विरोध करेंगे। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, अभी सरकार को बने हुए 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा टिप्पणी मैं करना नहीं चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए पहली बार ही आज मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। जो उम्मीद करते थे हिमाचल प्रदेश में हम कि सहजता और सरलता के बारे में वर्तमान मुख्यमंत्री के संदर्भ में कहा जाता है कि वो सहज और सरल हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिए हैं हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद, 11 तारीख को शपथ ग्रहण की और 12 तारीख को बिना कैबिनेट के निर्णय के, बिना कैबिनेट के गठन के हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट के 1 साल के निर्णयों को जो है उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। वो अच्छी शुरुआत नहीं है और वो व्यवहारिक भी नहीं है। प्रेस वार्ता में जयराम ठाकुर यहीं पर नहीं रुके। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक और परंपरा शुरू होने जा रही है कि अब हिमाचल प्रदेश की योजनाओं के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम योजनाओं को अब हिमाचल में राजीव गांधी के नाम पर रखा जा रहा है। ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। उन्होंने इस मसले पर क्या कहा है स्पेसिफिकली, वो देखते हैं। और मुझे इस बात को लेकर के भी हैरानी हो रही है कि हमारी सरकार के कुछ निर्णयों को लेकर के, कुछ योजनाओं की शुरुआत हमने की, उनके नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हमने हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में एक योजना शुरू की थी शिक्षा के क्षेत्र में, और जो अटल जी के नाम पर हमने समर्पित की थी। और अटल जी के नाम पर शुरुआत करने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ एक विधानसभा क्षेत्र में वो बोर्डिंग स्कूल की हमने शिलान्यास भी किया और कुछ जगह बंद करके भी तैयार हो गए, और धर्मपुर में तो हमने उद्घाटन भी कर दिया। लेकिन अभी हाल ही में हमको मालूम पड़ा है कि उस योजना को बदल करके अटल जी के नाम से राजीव गांधी जी के नाम पर उस योजना को बनाने की अब वो शुरुआत चल रही है। राजीव डे बोर्डिंग स्कूल ऐसा करके उन्होंने बात कही है। तो एक अच्छी स्वस्थ परंपरा नहीं है ये। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि हिमाचल के गरीब लोगों ने भी सरकार को वोट डाला है, उनके वोट का सम्मान रखना चाहिए। डीजल के दामों को बढ़ाना सही नहीं है। इस हिमाचल में महंगाई जो है वो इससे आ रही है। अगर ओपीएस देना है तो संस्थान बंद और महंगाई बढ़ाकर नहीं देना चाहिए। इन मसलों को भी उन्होंने जो है वो उठाया। वहीं सीपीएस का मुद्दा भी जो है वो नहीं चूके। जिस तरीके से सुक्खू सरकार में सीपीएस नियुक्त किए गए, उस पर जयराम ठाकुर ने क्या कुछ बोला, आइए सुनते हैं। अगर उनको लगता है कि आर्थिक संसाधन उनके पास नहीं है तो 6 सीपीएस बनाने का कोई क्या औचित्य बनता है। और उनको दर्जे दिए गए और उनको महकमे बांट दिए गए कि ये महकमे को ये देखेंगे, इस महकमे को वो देखेंगे। चेयरमैन कैबिनेट दर्जे के साथ हो रहे हैं।
अपने ऑफिस में जो उन्हें लगाए हैं, 3 लोग लगाए हैं, वो भी कैबिनेट रैंक से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता यहाँ। तो आखिरकार वो बदलाव की बात कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो क्या शब्द बोल रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन का अभिप्राय क्या है, समझाए तो सही, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अगर व्यवस्था परिवर्तन की अगर आप बात कह रहे हैं तो उसका संदर्भ क्या है? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के साथ डेप्टी चीफ मिनिस्टर? क्या यही बस व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 6 CPS बनाना, कैबिनेट रैंक के साथ अपने नजदीकी लोगों को दर्जा देना, और उसके साथ साथ में चेयरमैन भी कैबिनेट रैंक के साथ बनाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ में डीजल की कीमत बढ़ा करके गरीब लोगों पर बोझ डालना? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? तो इस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है, जहां एक तरफ जयराम ठाकुर हैं जो सुक्खू सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि संस्थानों को बंद करना गलत है, उनके नाम बदलना गलत है और CPS नियुक्त करने की ज़रूरत ही नहीं थी जो नियुक्त कर दिया गया है। संस्थानों की अगर हम बात करें, जो डीनोटिफाई किया जा रहा है, उस पर सुक्खू सरकार जो है वो शुरुआत से ये चीज़ कहती आ रही है कि ये चुनावी बेला में अंधाधुंध खोले गए संसाधन है, कहा जाए कि संस्थान है, जो 900 संस्थान खोले गए, अगर इनको चालू रखा जाता तो सालाना 5,000 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो इन संसाधनों पर आता, इन संस्थानों पर आता। इसलिए इन्हें डिनोटिफाई किया गया, क्योंकि इनको चलाने के पीछे कोई प्लानिंग नहीं की गई थी, कोई बजट तय नहीं किया गया था, कोई जॉब्स जो है वो नहीं की गई थी, लोगों को रखा नहीं गया था पर्याप्त तौर पर। तो ये इस बात को लेकर जो है ज़रूर उन्होंने, जो सुक्खू सरकार है वो ज़रूर कहती रही है, इस मसले को उठाती रही है। और ये भी उनके द्वारा कहा गया है कि अगर किसी संस्थान को कहीं पर खोलने की ज़रूरत आती है तो चर्चा के बाद उस जगह पर संस्थान को दोबारा खोला भी जा सकता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शिमला में इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है, कहा जाए कि हिमाचल की सियासत में देखने को मिल रहा है। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर जो है वो बेरोजगारों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। हर साल 1 लाख रोजगार देने की ओर सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। हिमाचल में प्रदेश के 1 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में आज जो है वो पहली बैठक हुई। कांग्रेस की 10 गारंटियों में हर साल 1 लाख लोगों को रोजगार देने की गारंटी भी शामिल है। आपको बताएं कि सुक्खू सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में इस गारंटी को मंजूरी दी गई थी। मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया गया। ये सब कमेटी हिमाचल में 1 लाख लोगों को रोजगार देने की संभावनाओं का जो है वो पता लगा रही है, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत जो नौजवानों की है वो रोजगार है कि आखिर रोजगार कहां से लाया जाए। अच्छा एजुकेशन की जब बात आती है तो एजुकेशन जो है वो नौजवान ले रहे हैं, क्वालिफिकेशन अच्छी ले रहे हैं, लेकिन रोजगार का क्या? और ये चुनावी जो है वो दौर में पार्टियों के द्वारा ये कहा गया कि रोजगार जो है वो नौजवानों को दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस भी जो है वो रोजगार के साथ सामने आई, और इस साल का जो 3 बड़े एजेंडे रहे, जो वादे पूरे करने कांग्रेस सरकार ने पूरे करने हैं, जिसके बारे में सुक्खू सरकार, सीएम सुक्खू कह चुके हैं, उनमें रोजगार भी जो है वो एक बड़ा मसला, बड़ा मुद्दा जो है वो रहा है, जिसको लेकर आज एक कदम और आगे जो है वो बढ़ाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी मीटिंग में जो है वो क्या कुछ निकला है। नमस्कार सर। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं जी। वो ये है कि 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जी। इनफैक्ट ये है कि ये सभी जानते हैं कि राज्य सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है, कहूंगा कि देश की कोई भी सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में सभी को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार भी अपने वादे को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र और अन्य संसाधनों को तलाश रही है जहां बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करवाया जा सके। जी। ऐसे में मैं यूं कहूंगा कि यह प्रयास किए जा रहे हैं कि निजी क्षेत्र में जो प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र है उनमें हिमाचली बेरोजगारों की संख्या अधिक से अधिक हो, उनकी भागीदारी अधिक हो, उन्हें रोजगार मिल सके, यह प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा ये है कि हम ये भी चाहते हैं, जो सरकार ये भी चाह रही है कि
बेरोजगार युवा को ITI या तकनीकी शिक्षा जो है उन्हें उपलब्ध करवाई जाए, जिससे वो आगे बढ़े और प्रदेश और देश के अन्य क्षेत्रों में रोजगार के साधन तलाश सके। इसके अलावा सब रोजगार जो है वो अहम कड़ी साबित हो सकता है और सब रोजगार के माध्यम से मतलब प्रदेश सरकार जो है उनकी वित्तीय सहायता भी करे और वो अपने छोटी छोटी इकाइयों को संचालित करे और उससे रोजगार के साधन जुटाए। जी गौतम, यानी कि सरकारी, प्राइवेट और साथ ही साथ स्टार्टअप्स, इन तीनों चीजों पर फोकस रहेगा। जी गौतम, ऐसा ही प्रयास है और आने वाले समय में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा वादा जो है वो कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले किया था कि 5 लाख रोजगार जो है वो दिया जाएगा, और अब पैसा नहीं है, बजट नहीं है, लेकिन रोजगार भी देना है। तो रणनीति किस तरीके से जो है वो आपके सूत्र जो है वो बताते हैं कि बनती हुई नजर आ रही है? देखिए गौतम, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना जो है वो एक गारंटी, कांग्रेस की एक गारंटी थी और उस पर अमली जमा पहनाना सरकार ने शुरू कर दिया है और उसी के लिए ये मीटिंग हुई है। मैं यूं कहूंगा कि रोजगार के संसाधन तलाश करने की आवश्यकता है। रोजगार के संसाधनों की कमी कोई नहीं है। जी, आप ये देखिए ना कि हिमाचल में पर्यटन जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां बेरोजगार को रोजगार मिल सकता है। आप जो है हिमाचल में अत्यधिक पर्यटन आते हैं और जो है वो पिछले साल तो रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आए हैं। ऐसी परिस्थितियों में मैं यूं कहूंगा कि आप मनाली के आसपास के क्षेत्रों में और हिमाचल के अंदरूनी क्षेत्रों में जो अभी पर्यटन क्षेत्र के लिए अछूते हैं, वहां पर पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाए तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और निश्चित तौर पर अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो बेरोजगारों की जो संख्या है वो ऑटोमेटिकली कम होगी। इसी प्रकार जो है वो तकनीकी क्षेत्र में भी राज्य के युवा को प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है ताकि वह प्रदेश और प्रदेश से बाहर जाते हुए रोजगार प्राप्त कर सके। अब तक जो है लाखों जो है बेरोजगार हिमाचल से बाहर रहते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो सही है। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि आखिर नौजवानों को रोजगार जो है वो कैसे दिया जा पाएगा और उसके लिए क्या रणनीतियां बनाई जा रही हैं, उन रणनीतियों पर किस तरीके से अमल किया जा पाएगा। क्योंकि कई बार रणनीतियां बनती हैं लेकिन वो कागजों में ही धूल खाती रह जाती हैं, जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये जरूरी है कि कहा जाए कि संभावनाएं तलाशी जाएं कि हिमाचल में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी तक अछूते हैं या उनका पर्याप्त तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा पाया है, या फिर जैसा कि पुरी साहब ने बताया कि टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, बशर्ते कि उस क्षेत्र को और ज्यादा बूस्ट दिया जा सके, उसे और ज्यादा प्रोत्साहन जो है वो दिया जा सके ताकि रोजगार की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए। इसीलिए रोजगार जो है वो बहुत अहम हर क्षेत्र के नौजवानों के लिए जो है वो हो जाता है। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अहम खबर, अगली खबर भी कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई किए जाने को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है। भाजपा विधायक दल ने निर्णय लिया है कि वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ 25 फरवरी से 28 फरवरी तक कांग्रेस विरोध प्रदर्शन जो है वो करेगी। इस निर्णय की जानकारी देते हुए भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणदीप शर्मा ने बताया कि भाजपा कांग्रेस सरकार के तुगलकी फरमान को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। कहा जाए कि रणधीर शर्मा ने बताया कि अभी तक प्रदेश की कांग्रेस सरकार 32 बिजली बोर्ड के कार्यालय बंद कर चुकी है। इसी तरह 291 स्वास्थ्य संस्थान PHC पर जो है वो ताले लग चुके हैं। 3 तहसीलों को बंद कर दिया गया है, 20 उप तहसीलों को भी बंद कर दिया गया है, 9 कानूनगो सर्किल भी बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह 80 पटवार सर्कल, 17 ITI, 2 श्रम एवं रोजगार विभाग के कार्यालय, 2 रेवेन्यू कहा जाए कि सब डिवीजन, 16 PWD सर्कल डिवीजन सब डिवीजन, 18 SDPO पुलिस स्टेशन पुलिस पोस्ट, 3 आयुर्वेदिक अस्पताल, 41 आयुर्वेदा स्वास्थ्य केंद्र, 32 जल शक्ति विभाग कार्यालय के साथ
तमाम विभागों का जो है वो एक ब्यौरा दिया गया कि ये तमाम विभाग जो हैं वो सुक्खू सरकार द्वारा, मौजूदा कांग्रेस सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं। सीधे आरोप लगाए गए और अब मुखर होती हुई जो है वो भाजपा नजर आ रही है, आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से ये दफ्तर बंद हुए हैं, ये हिमाचल प्रदेश के विकास और उन्नति पर सीधा सीधा प्रहार है। जनाब का कहना है, ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश में केवल कांग्रेस बंद एक्सप्रेस चल रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि फिजूल खर्ची में कांग्रेस पार्टी काफी आगे चल रही है। छोटे से छोटे कहा जाए कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री की भी जो है वो घोषणा कर दी गई। उत्तर प्रदेश जैसे कहा जाए कि बड़े राज्य में भी केवल 2 उप मुख्यमंत्री हैं। तो यह समझ नहीं आता कि हिमाचल प्रदेश में उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत पड़ गई। प्रदेश में 7 मंत्रियों के साथ 6 सीपीएस की भी नियुक्ति कर दी गई। सीपीएस की नियुक्तियों से हिमाचल प्रदेश पर जो है वो आर्थिक बोझ बढ़ा ही है। राजनीतिक नियुक्तियों की दृष्टि से 4 ऐसे पद कहा जाए कि वितरित कर दिए गए हैं जिनको कैबिनेट रैंक दिया गया है। इससे भी हिमाचल प्रदेश का पर जो है वो आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि बीजेपी जो है वो अब सीधे तौर पर आक्रामक हो गई है। जो डी नोटिफाई किया जा रहे हैं विभाग, 900 विभाग की जो एक लिस्ट जारी हुई, या कहा जाए कि जो चर्चाएं चल रही हैं कि 5000 करोड़ उन पर खर्च होना था और उस वजह से उन विभागों को जो है वो बंद किया गया। अब जो है वो बीजेपी आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। प्रोटेस्ट जो है वो किए जाएंगे, विरोध किया जाएगा और अब देखना यही है कि इसका क्या परिणाम जो है वो निकलकर सामने आता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार मेजर संजय कुमार कहा जाए कि देश के या हिमाचल के वीरों के नाम, ये वो नाम हैं जिनके नाम पर 3 द्वीपों के नाम रखे गए हैं। 74वें गणतंत्र दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को बड़ा सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम हिमाचल के 3 वीर सपूतों के नाम पर रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस के मौके पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे हैं, जिसमें हिमाचल के 3 वीर सपूतों के नाम भी शामिल हैं। हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। कारगिल वॉर के हीरो विक्रम बत्रा, जिला कांगड़ा के पालमपुर से जो है वो संबंध रखने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में जो है वो अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हुए थे। विक्रम बत्रा की शहादत के बाद .4875 चोटी को जो है वो बत्रा टॉप का नाम दिया गया है। अब अंडमान निकोबार का एक द्वीप बत्रा द्वीप के नाम से जाना जाएगा। शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में आपको बताएं तो देश के पहले परमवीर चक्र विजेता हैं। वे जिला कांगड़ा से हैं और 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर एयरपोर्ट के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ते हुए शहीद हुए थे। उनकी वीरता और बलिदान को याद करते हुए अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया है। सूबेदार मेजर संजय कुमार के बारे में बताएं तो उन्होंने जो है वो कारगिल युद्ध में एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिला बिलासपुर के रहने वाले संजय कुमार ने कारगिल युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया और दुश्मनों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की। एक सम्मानजनक पल, कहा जाए कि खुशी भरा, हिमाचल के लिए एक सम्मान भरा जो है वो पल है, खुशी भरा पल ये जो है वो सामने आता है जब जो वीर रहे हैं, जो परमवीर चक्र जिनको दिया गया है सम्मान के तौर पर, उनके अमूल्य कहा जाए कि पराक्रम के लिए जो दिया गया है, उसके बाद द्वीपों के नाम जब उनके नाम से जाने जाएंगे तो और ज्यादा जो है वो एक प्राउड मूवमेंट होता हुआ नजर आता है। तो चलिए एक और अहम खबर आपको बताएं कि राज्य पुलिस प्रशासन ने एक नया आयाम स्थापित किया है।
राज्य पुलिस प्रशासन ने पुलिस कल्याण भंडारों से किए बिक्री के नए आयाम स्थापित किए हैं। यह उन पुलिस कर्मियों के लिए राहत की बात है जो 24 घंटे पुलिस ड्यूटी पर रहते हैं। ऐसे पुलिस कर्मियों के परिवारों को सस्ती दरों पर राशन और अन्य सामान जो है वो उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रदेश भर में 20 केंद्र खोले गए हैं। हम आपको बता दें कि इन पुलिस कर्मियों के परिजनों ने भी इसमें विशेष रुचि दिखाई है। यही कारण है कि 2018 से 2022 तक इन केंद्रों में 1,17,39,71,976 रुपए की बिक्री हुई है, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बताएं कि जिला शिमला के नए एसपी ने अपना कार्यभार जो है वो संभाल लिया है और संजीव गांधी जो है वो नए एसपी जो हैं वो होंगे। सोमवार सुबह ही संजीव गांधी जो हैं वो एसपी ऑफिस पहुंचे और कार्यभार उन्होंने अपना संभाल लिया। और उन्होंने साथ ही साथ कहा, जब उनसे पूछा गया कि आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो नशा खत्म करना उनकी प्रमुख प्राथमिकता जो है वो रहेगी। पदभार संभालने के बाद, पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में एसपी ने कहा कि नशे के खात्मे के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज का युवा नशे की लत में फंसता जा रहा है, इसलिए नशे के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ना उनका मुख्य मकसद रहेगा। इसमें जन सहयोग भी जो है वो लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास आने वाले हर व्यक्ति की फरियाद जो है वो पहुंचे और उनको न्याय मिल सके, इसके लिए काम किया जाएगा। एसपी ने कहा कि शिमला में ट्रैफिक की समस्या जो है वो काफी ज्यादा है, इससे निजात दिलाने के लिए काम किया जाएगा। ट्रैफिक कंजेशन और ट्रैफिक जैम को किस तरह से कम किया जा सके, इसके लिए तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ और कहा है, आइए जानते हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट में एज ए एसपी मेरी प्राथमिकताओं में सबसे पहले कि आई वांट टू स्ट्रेंथन फंडामेंटल पुलिसिंग, जो लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी का जो हमारे ऊपर दायित्व होता है हम उसको सुनिश्चित करें। साथ साथ में आज के दिन में कुछ कंसर्न्स हैं, रोड सेफ्टी को लेकर के कंसर्न है, सड़क दुर्घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही हैं, उनको कम करने के लिए किसी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हम काम करेंगे। और ड्रग अब्यूज, सब्सटेंसेस अब्यूज का जो है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ड्रग पैडलर्स जो हैं, जो सप्लाई चेन में हैं, उन लोगों के ऊपर हम बहुत स्ट्रांग एक्शन लेंगे, जोरदार कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा ड्रग्स से जुड़े हुए मैटर्स में ये भी एक संवेदनशील विषय है कि बहुत से जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो विक्टिम हो गए हैं। तो उन विक्टिम्स को कैसे रिहेबिलिटेशन में लेके जाना है, उसके लिए क्या प्रपोजल होनी चाहिए, उस दिशा में भी काम करेंगे। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। तो साइबर क्राइम, बढ़ते हुए साइबर क्राइम को कैसे टैकल करना है, उसमें हमारा पुलिस बल कितना खुद इन्वेस्टिगेशन में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, वो ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड करेंगे। और साथ साथ में लोगों को भी अवेकन करेंगे, अवेयर करेंगे। सिटीजनरी की पार्टिसिपेशन के बगैर कोई भी काम सफल नहीं होते हैं। तो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपने रिस्पॉन्स टाइम को इम्प्रूव करें, लोगों के साथ हम सेंसिटिव तरीके से व्यवहार करें और उनकी प्रॉब्लम को जो है वो डीप सेंसिटिविटी के सेंस के साथ जो है लें और उनको एड्रेस करें। शिमला में सबसे बड़ी चुनौती रहता है ट्रैफिक, मतलब काफी सुधार भी हुआ, काफी प्लान भी हुआ है। तो किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह से सुधार करेंगे इसमें? नहीं, ये बता दें कि संजीव गांधी इससे पहले कांगड़ा और ऊना के एसपी थे। कांगड़ा में उन्होंने जो है वो खनन माफिया पर नकेल कसी थी, वहीं ऊना में जो है वो नशे के खिलाफ अभियान भी चलाया था। वहीं अब शिमला में नशे तस्करों के खिलाफ जो है वो अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है, यानी कि अब नशा करने वालों की और नशा तस्करों की खैर नहीं। तो तमाम चीजें जो है वो अब सुधरती हुई और ज्यादा जो है वो नजर आने की उम्मीद है। सो फिलहाल आज हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।